नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। आज मैं मनदीप लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं सीटेट 2 सोशल स्टडीज़ के पेपर में। तो आज हम करते हैं कुछ PYQs सीटेट 2 के। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए। सो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी शिशु गृह सुविधा यानी कृत सुविधा अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या डैश से अधिक है। द गवर्नमेंट हैज पास्ड लॉ दैट मेड it mandatory for organization with more than dash women employees to provide church facility। तो दोस्तों, जहाँ पर 30 से ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉयज़ काम करती हैं तो वहाँ पर मैंडेटरी होता है क्रेच सुविधा का। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ये जो लॉ है उसका एम है कि सपोर्ट करना वर्किंग मदर्स को, जिससे वो इंश्योर हो सकें कि जो उनके बच्चे हैं वो एक सेफ प्लेस पे हैं जब वो काम कर रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। The Indian National Congress in the earlier year raised a number of economic issues against the British। तो चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन के वजह से ही गरीबी और अकाल पड़े रहे हैं। इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौज खर्चों में कटौती की जाए। थर्ड ऑप्शन, इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। और फोर्थ, इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज उठाई। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी जो उसका गठन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो हुआ था 1885 में। और ब्रिटिश शासन से रिलेटेड उसने बहुत सारे आर्थिक जो मुद्दे थे, इकोनॉमिकल इश्यूज थे, वो उठाए थे। INC ने बोला था कि जो ब्रिटिश नीतियां हैं उनके कारण सबसे ज़्यादा गरीबी हो रही है और बार बार जो अकाल आ रहे हैं उनके वजह से आर्थिक महामंदी आ रही है। तो उनके शासन में जितने भी नीतियां हैं उनको बदलाव उनका ज़रूरी हो चुका है। तो ये ऑप्शन गलत है कि ब्रिटिश शासन के वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। ठीक है, उनकी नीतियों में थोड़ा सा दिक्कत थी, उनकी नीतियां सही नहीं थी। इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौज के खर्चों में कटौती की जाए। ये ठीक है कि जो आर्थिक इश्यूज उठाए गए थे, इकोनॉमिकल इश्यूज उठाए गए थे, उसमें बोला गया था कि आप लगान कम करो और फौज के जो खर्चे हैं उनकी कटौती करो। और कांग्रेस ने ही जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था उसके सुधार के लिए और अकाल को रोकने के लिए सिंचाई जो परियोजनाएं हैं पैसे की मांग करने की कोशिश की, उनके लिए धन की मांग भी की। तो ये वाला भी सही है, ऑप्शन सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है। और इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो दोस्तों ये भी ठीक है। जो INC है वो बोल रही थी कि बहुत सारे कर लगा रखे हैं आप लोगों ने, ठीक है, लेकिन जो मनोरंजन का कर है उसको हटा दो, वो एक भारतीय जनता पर क्या है, बोझ है, तो उसको हटा दो। तो ऑप्शन 2, 3, 4 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 2, 3, 4। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है? इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की थी। तो दोस्तों ये सब कुछ ठीक है, ये ऑप्शन ABCD सब ठीक है कि किसी भी देवी देवताओं की पूजा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं थी और किसी भी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। अशोक के धम्म के विषय के बारे में बात कर रहे हैं। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, बिल्कुल ठीक है। जो आइडिया थे धम्म के वो इंस्पायर्ड किए गए थे बुद्ध की टीचिंग से। और लोगों की धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बुद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की थी, ये भी ठीक है। अपॉइंट किया था अशोक ने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को ताकि वो लोगों को टीच कर सके अबाउट धम्म। तो देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ABCD सभी जो स्टेटमेंट्स है वो ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से सही युग्मों का मिलान कीजिए। पृथ्वी के स्थल मंडल और विशेषता यानी फीचर्स। स्थल मंडल लिथोस्फीयर का क्या विशेषता है? जो लिथोस्फीयर है यानी स्थल मंडल है वो चट्टानों और खनिजों से बनी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, A का। तो 2 देखते हैं, ये 2 आ गया।
तो यहाँ पे 2 तो कोई नहीं है, तो आंसर ये सीधा सीधा निकल के आता है। बी का 3 जलमंडल यानी जल के विभिन्न स्रोत, वायुमंडल वायु की पतली परत, और जैवमंडल यानी बायोस्फीयर, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम, ठीक है, पादप और जीव जंतु। जो लिथोस्फीयर होती है यानी जो स्थलमंडल होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, और जो हाइड्रोस्फीयर होता है यानी जलमंडल होता है वो वाटर बॉडीज होती है अर्थ की, और जो एटमॉस्फेयर होता है यानी वायुमंडल होता है वो होता है थिन लेयर ऑफ गैसेस सराउंडेड द अर्थ, जो अर्थ के पास गैसेस होती हैं उससे रिलेटेड होता है। और बायोस्फीयर किससे रिलेटेड होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म on earth from the deepest part of the ocean to the highest mountains। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, नीचे 2 कथन है ए और बी, उसको बताना है कि कौन सा वाला रिलेट करता है इन दोनों से। 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 19वीं सेंचुरी में बताना है कि क्या वर्ल्ड वॉर था उसके टाइम पर सबसे ज़्यादा शूज़ जो आर्मी के बनते थे उसकी जो मांग थी, डिमांड्स थी, वो हाई हो गई थी। तो ये दोनों ही गलत है स्टेटमेंट्स। देखिए इसमें आ गया विश्व युद्ध, 19वीं सेंचुरी में तो नहीं हुआ था, उसकी स्टार्टिंग हुई थी 20वीं सेंचुरी में, तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया। लेकिन ये ठीक है कि जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी 19वीं सेंचुरी में। चमड़ा उद्योग सामाजिक और जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा उसने प्रभावित किया था चमड़ा उद्योग ने, और बहुत ज़्यादा व्यवसाय इसका चलने लग गया था निचली जातियों में। तो सामान्य जाति में नहीं हुआ था, ये हुआ था निचली जातियों में। निचली जाति के जो लोग थे उन्होंने इस अवसर को देखते हुए प्रोडक्शन शुरू कर दिया था चमड़े का। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों गलत है, क्योंकि जो विश्व युद्ध था वो 20वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, ना कि 19वीं सेंचुरी में। और 19वीं सेंचुरी की बात की गई है, और सामान्य जाति ने नहीं शुरू किया था इस अवसर का लाभ उठाना, वो शुरू किया था निचली जाति और हाशिए पर रहने वाले लोगों ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की वह शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी है। तो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात कौन सी शेल्स बनी हैं? द रॉक दैट वर फॉर्म्ड 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म्ड इज। तो वो बनी है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी के सबसे पुरानी चट्टानों का घर है, जिसमें ऑलमोस्ट 4.4 अरब वर्ष पहले चट्टानें भी शामिल है, और ये बेसिकली जैक हील्स है, वहां पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 7, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते हैं द मुगल रेवेन्यू सिस्टम विद इट्स ऑन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप वाज कॉल्ड, व्हिच इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, जब्त। ये एक राजस्व संग्रह के लिए यूज होता है ये वाला वर्ड, जब्त मुगल युग में होता था। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर डिटेल शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप डिसाइड की जाती हैं और इंश्योर किया जाता है सिस्टमैटिक अप्रोच टू टैक्सेशन। उसको कहते थे जब्त इन मुगल्स टाइम। और जात क्या होती थी? ये एक रैंक होता था, पर्सनल स्टेटस होता था मुगल ऑफिसर्स का या और नॉबल्स का, ठीक है। और ये रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। और जो इक्ता है ये लैंड ग्रांटेड सिस्टम होता है, और ये भी मुगल रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं है। और जो जागीर है वो मुगल रईस जो होते थे और उनके जो भी अधिकारी थे उनको दिए जाने वाला एक समांतवादी भूमि अनुदान था, और ये भी मुगल लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं है। तो जो है वो है जब्त। तो आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, स्तंभ 1 की निम्नलिखित संकल्पनाओं को स्तंभ 2 में दिए गए उनके उदाहरण से सम्मिलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो बताना है दोस्तों कॉन्सेप्ट्स इन कॉलम 1 और एग्जाम्पल्स इन कॉलम 2 में चूज करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो कॉन्सेप्ट्स हैं ये और ये एग्जाम्पल्स। फर्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। तो भेदभाव किस बात पे होता है? देखिए, महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वह गर्भवती है। ठीक है, वो गर्भवती है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि वो सिर्फ परिवार शुरू करने के लिए ही हो,
महिलाएं तो किसी भी चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। आजकल महिलाएं हर एक चीज़ में बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। तो ए का होगा ऑप्शन एग्जाम्पल 3। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी की, यानी असमानता की। तो असमानता की बात करें तो देखिए, समान कार्य के लिए अलग वेतन, ये तो इनइक्वालिटी हो गई ना, कि आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि एक ही काम के लिए एक पुरुष को अधिक मेहनताना देते हैं और महिलाओं को कम देते हैं, तो ये असमानता हो गई। तो बी वाले कॉन्सेप्ट के लिए जो ऑप्शन 1 है वो एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं रूढ़िवादिता की, यानी स्टीरियोटाइप की। अब स्टीरियोटाइप क्या है कि गर्ल्स आर लुकिंग गुड एट कुकिंग, विच इज़ नॉट करेक्ट ना, कि ठीक है लड़कियां खाना अच्छा बनाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़के भी अच्छा नहीं बनाते। कितनी सारी लड़कियां जो कितना अच्छा खाना बनाते हैं और शेफ होते हैं। तो ये है स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादिता। ऑप्शन सॉरी एग्जाम्पल 4 ठीक है इसके लिए। फिर बात करते हैं पूर्व धारणा, प्रिजुडाइज। तो इसमें क्या आ गया कि जो विलेजर्स हैं वो सुपरस्टिशंस रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, अब बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो ये पूर्व धारणा है कि जो ग्रामवासी हैं वो अंधविश्वासी हैं। तो ये रहे इसके कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल्स। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए कॉन्सेप्ट का था एग्जाम्पल 3, बी का था 1 और सी का था 4 और डी का था 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी, तो वो थी दोस्तों 1947 से 1948 और 1956 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बिटवीन 1947 and 48 and 1956 when they are recognized as administrative units। जो पूर्व रियासतें थीं वो रियासतें ब्रिटिश क्राउन के अधीनस्थ स्थानीय शासकों द्वारा शासित क्षेत्र थे। जब तक भारत 1947 में स्वतंत्र नहीं हुआ, और स्वतंत्रता के बाद जो रियासतें थीं वो भारत या फिर पाकिस्तान में शामिल हो गई थी। बेसिकली मोस्टली जो रियासतें थी वो इंडिया में शामिल हो गई थी, कुछ रियासतें पाकिस्तान में भी चली गई थी। 1947 या 48 और 1956 के बीच में उन रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में भी मान्यता मिल गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन से युग्म सही सम्मिलित है? फसल और आवश्यकता जलवायु परिस्थिति, कॉफी ठंडी और शुष्क जलवायु। तो दोस्तों जो कॉफी है उसको ठंडी और शुष्क जलवायु नहीं चाहिए होती है। कॉफी को मध्यम वर्षा के साथ कुछ हद तक गर्म तापमान की नीड होती है। तो ऑप्शन तो ये गलत है। कॉफी को वार्म टेम्परेचर चाहिए और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। कॉफी एक ना ट्रॉपिकल प्लांट है जो कि ग्रो करता है इन सेमी ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में। एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जो कि कटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है। और कॉफ़ी को औसतन तापमान चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक का, ठीक है। और चाय को वास्तव में गर्म जलवायु चाहिए और उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये सेकेंड वाला ठीक है, 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। और चाय की खेती के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 11। अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। आइए देखते हैं। बेरी गाजा, जो बेरी गाजा है उसे भरूच भी कहा जाता है। ऑप्शन ये इसका सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है वो ठीक है। ये भारत का एक प्राचीन बंदरगाह शहर था जो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। अब सेकेंड बात करते हैं श्रेणियाँ। जो श्रेणियाँ हैं वो शिल्पकार और व्यापारिकों के जो संघ है उनको कहा जाता है। तो ऑप्शन ये इसका है 4 वाला। एरेटाइन पात्र है जो मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन, इससे रिलेटेड है, जो इटली के प्राचीन शहर एरिटियम में उत्पन्न हुए थे। और गृहपति स्वतंत्र कृषि को कहते हैं। गृहपति प्राचीन भारत में स्वतंत्र किसान या गृहस्थ थे, उनको कहा जाता था। वे अपनी कृषि भूमि के प्रबंधन और अपने परिवार का जो भरण पोषण सुनिश्चित करते थे उनके लिए जिम्मेदार थे, ठीक है दोस्तों। तो इसका होगा ऑप्शन सी यानी 3 इज द राइट आंसर। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3।
क्वेश्चन नंबर 12, इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन या कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, लिखित सामग्री लेखों की जांच उस टाइम पे तो नहीं थी ना, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं, वो हमारे पास्ट की जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं और उनका जो कल्चर है उसको समझने के लिए, समझाने और उनकी व्याख्या करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो उनकी बेसिक जो गतिविधियाँ थी, एक्टिविटीज़ थी, वो जानवर, पक्षी, मछलियों की हड्डियों को तलाश करना और उनके पीछे का जो सामाजिक व्यवहार था, उनका समाज में जो कैसे रहते थे, पर्यावरण कैसा था, उनके बारे में जानना, ये ठीक है। और भवनों और चित्रों और मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन करना, ठीक है, उनको अध्ययन करते थे। हथियारों, औजारों, बर्तनों, पैन एक्सेट्रास की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने के समय सुबह 9 बजे IST भारतीय मानक समय है। तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा? भारत के पास देखिए एकल समय है, ठीक है, भारतीय मानक समय का पालन करता है जो हमारा इंडिया है, जो ग्रीनविच मध्य समय से 5:30 आवर्स प्लस है। जो स्थानीय समय देशांतर के साथ चलता है ना, वो बदलता रहता है। 15 डिग्री जो देशांतर है वो का जो समय होता है, 15 डिग्री देशांतर का जो समय होता है वो 1 घंटे का अंतराल शो करता है। तो इसी के बेसिस पे ऑप्शन 4 होगा इसका राइट आंसर। सुबह के 8:19 और सुबह के 9:10 होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था क्योंकि वह पढ़ाई के साथ घरेलू काम भी कर सकें। ये भी ऑप्शन ठीक है इसका। और ऑप्शन बी, लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर सिर्फ बिगड़ जाएंगी। वो सोचते थे कि परिवार का मानना था वहाँ की जो महिलाएं हैं वो घर पर ही शिक्षित हो और अपने घरेलू जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी निभा सकें, या स्कूल जैसे सार्वजनिक संस्थानों पर जाएंगी तो वो ऐसी चीज़ें हो जाएगी। तो ये लोग मानते थे। 19वीं सदी की बात कर रही हूँ मैं। तो ए और बी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है बताना है। कि न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, तो ये सही नहीं है। जो ग्राम भोजक की भूमिका है वो एक इम्पॉर्टेंट विलेज हेडमैन है इन एशियन इंडिया, ठीक है। वो गांव और राजा के बीच में मध्यस्थी का काम कराते थे। राजा की ओर से ग्रामीणों से कर वसूलना, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और इसी परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसी पोस्ट पे बने रहते थे और दास और मजदूरों से काम करवाते थे ये लोग। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दो कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है। ए, उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। बी, उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया है। तो ऑप्शन ए ठीक है लेकिन बी गलत है दोस्तों। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। जो श्री नारायण गुरु हैं वो भारत के केरल से रिलेटेड हैं और ये केरल के सामाजिक सुधारक और आध्यात्मिक नेता हैं। इन्होंने जाति व्यवस्था में सुधार किया और सामाजिक समानता को बढ़ाने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इनके अकॉर्डिंग सभी लोग जाति के बावजूद भी सेम है, पर नारायण जी ने किसी भी लोगों को या किसी को भी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए कोई भी प्रेरित नहीं किया था। उन्होंने खुले मंदिर स्थापित किए, सभी जातियों के धार्मिक प्रथाओं में जो रिलेटेड जितने भी समानता है उसको बढ़ावा दिया था और शिक्षा में और आत्म सुधार के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोर्स डाला था। बेसिकली वो सामाजिक कार्य बहुत ज़्यादा करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? तो वायुमंडल में जो लेयर होती है सबसे ज़्यादा थिन होती है वो होती है एक्सोस्फीयर की, यानी कि बहिर्मंडल की। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, थिन एयर होती है इसकी और इसका जो एरिया होता है
ये होती है 10,000 किलोमीटर से अबव अर्थ सरफेस। 10,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ये जो भारे मंडल होता है ये बेसिकली अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। और जो समताप मंडल है ये जो एयर की सेकेंड लेयर है, मध्य मंडल थर्ड लेयर है, और भारे वायुमंडल ये फोर्थ परत है। क्वेश्चन नंबर 18, एक बड़े आधार और पतले शीर्ष वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। तो दोस्तों वो दर्शाता है उच्च जन्म दर, वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर और तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या। ABC इज द राइट आंसर। लेकिन शिशु में मृत्यु की दर अधिक संख्या ये नहीं दर्शाता, तो होगा इसका ABC। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों A और B पर विचार करें, सही विकल्प का चुनाव करें। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ये ठीक है, जब पृथ्वी रोटेशन करती है अपने अक्ष पर, बिल्कुल ठीक है ये। और पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 का कोण बनाता है। तो ये गलत है, 33.5 का नहीं बनाता है, वो बनाता है 23.5 डिग्री का। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत हो गया, ए सही है। तो ए सही है और बी गलत। सो ऑप्शन सी यानी 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है? अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता है। तो ये गलत है दोस्तों। जो अधिरचना का जो भार होता है वो दीवारों और स्तंभों पर डाला जाता है। और निर्माण में बलुआ पत्थर तथा पत्थर के छोटे टुकड़ों का मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। बलुआ पत्थर वास्तव में मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होने वाली एक लोकप्रिय सामग्री थी, पर इसे पत्थर के टुकड़ों के साथ नहीं मिलाया जाता था दोस्तों। इसके बजाय क्या किया जाता था, इसमें ग्रेनाइट और संगमरमर शामिल थे। इनका यूज सामग्रियों की उपलब्धता पर बेस था। तो इसका दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये दोनों ही सही बातें नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी से। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए, तो बने रहें। थैंक यू।